हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून से लेकर 20 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न आया था कि दक्कन की रानी के रूप में ये जो है किस शहर को जाना जाता है। तो देखिए, दक्कन की रानी के रूप में जो है ये आपका पुणे शहर को जाना जाता है। तो पुणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सतपुड़ा की रानी यानी द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जो है ये आपका पचमढ़ी को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है हिस्सा बनाया गया था। तो देखिए, शिक्षा के अधिकार को जो है ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा जो है वो बनाया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21A में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एसटीटीपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, एसटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये कर्णम मल्लेश्वरी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है वर्ष 2000 में जो है सिडनी में ओलंपिक में जो ये पदक जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कर्णम मल्लेश्वरी थी ना, ये भारोत्तोलन खेल से जो है वो संबंधित थी। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता था। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आपका चौथा संस्करण हुआ था ना, ये आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 5वां जो संस्करण हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये जो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कितने शहरों में जो है 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये आपका 8 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 36वां जो आपका राष्ट्रीय खेल हुआ है ना, यानी नेशनल जो 36वां नेशनल गेम्स हुआ है, जो कि आपका 2022 में हुआ है। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो आपका आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूएस ओपन 2022 महिला एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीती है। तो देखिए, महिला एकल 2022 का यूएस ओपन का जो खिताब है ना, ये आपका पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीती है। तो ईगा स्विटेक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ईगा स्विटेक ये जो है किस देश की है, तो ये आपका पोलैंड देश की है। अगर बात कर ले यूएस ओपन मेंस विनर यानी पुरुष एकल के विजेता कौन रहे थे, तो ये आपके कार्लोस अल्कराज रहे थे। इसके अलावा विंबलडन की बात कर ले तो देखिए, विंबलडन 2022 में पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके नोवाक जोकोविच रहे हैं। वहीं अगर वुमेन्स की बात कर ले यानी महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये आपका एलेना राइबकिना ने जो वो जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 की बात कर ले तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये राफेल नडाल ने जीता है। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो ये आपका ईगा स्विटेक ने जो है वो जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात कर ले तो इसके जो पुरुष एकल में विजेता ही आपके राफेल नडाल हैं। और वुमेन अगर महिला एकल की बात कर ले तो एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है
पंचायती व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को जो है वो आपका दर्शाया गया है। तो देखिए पंचायती व्यवस्था से संबंधित जो आपके तथ्यों को जो है ना, ये आपका भाग 9 में दर्शाया गया है। तो भाग 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पंचायती व्यवस्था के बारे में, तो देखिए भारतीय संविधान की जो आपकी 11वीं जो अनुसूची है ना, ये आपका पंचायती भाग से जो वो आपका संबंधित है। तो अगर अनुसूची पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और आज जो आपका भाग पूछा गया था तो 9वां भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत है ये कब और किस राज्य में किया गया था। तो देखिए भारत में पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत है ना, ये 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। इसके अलावा अनुच्छेद 40 और 243 जो है ये आपके पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में आपके जो है टोटल 29 विषयों को जो वो आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से जो आपके समिति हैं, जैसे कि अशोक मेहता, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सब जो समितियां हैं ना, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1992 में हुआ था, ये भी आपका पंचायती व्यवस्था से जो वो आपका संबंधित है। बात कर ले 73वां संविधान संशोधन ये जो कब लागू हुआ था, तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 को जो है ये आपका लागू हुआ था। और भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है वो आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अल नीनो ये जो किस देश में आता है। तो देखिए अल नीनो की बात कर ले तो ये आपका प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में जो है ये आपके कुछ सालों के अंतराल पर जो ये आपका घटित तो होते रहता है। तो ये जो आपका किस देश में आता है, तो पेरू ऑप्शन में दिया गया था। तो पेरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखिए अगर आंतरिक ग्रह की बात कर ले तो देखिए आंतरिक ग्रह वह ग्रह होता है जो सूर्य का सबसे निकट होता है, यानी सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह होते हैं वो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। और आंतरिक जो ग्रह होते हैं ना, ये आपके ज़्यादातर चट्टानों से जो है ये आपके बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब जो आपके आंतरिक ग्रह हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले आउटर मोस्ट प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह के बारे में, तो देखिए आपके जो बाह्य ग्रह होते हैं ना, ये आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब जो होते हैं आपके बाह्य ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन में आपका जुपिटर दिया गया था। तो जुपिटर जो होता है ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं बल्कि बाह्य ग्रह होता है। तो जुपिटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यंग बंग आंदोलन की स्थापना जो है कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यंग बंग आंदोलन की जो स्थापना है ना, ये कलकत्ता में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो वो किया गया था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एप्पल 2 कंप्यूटर जो है ये किस पीढ़ी में बनाया गया था। तो देखिए एप्पल 2 को जो है ये आपका चौथी पीढ़ी में जो है इसे बनाया गया था। तो चौथी पीढ़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किसने पहली बार जो है चंद्रमा पर जो है वो सोडियम का पता लगाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने जो है पहली बार चंद्रमा की सतह पर जो है ये प्रचुर मात्रा में सोडियम का जो पता है वो लगाया है। तो आपके ऑप्शन में देश का नाम पूछा गया था, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने जो है केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है मिलान नहीं करना था, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो आपका क्वेश्चन दे दिया गया था। क्वेश्चन में था कि लवलीना बोर्गियन जो है ये आपका बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। और सेकंड में आपका दिया गया था कि निखत जरीन जो है ना ये आपका कुश्ती खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर ले तो देखिए लवलीना बोर्गियन ये जो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। लेकिन निखत जरीन ये जो आपका कुश्ती से संबंधित दिया गया था, तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि निखत जरीन भी जो है ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन है ना निखत जरीन वाला, ये आपका यहाँ पर जो है वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से आपके जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया। जहां पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, वो आपका दिया गया था कि कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, ये आपका 1916 में हुआ था। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही दिया गया, क्योंकि जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था ये आपका 1916 में ही जो है आपका ये हुआ था। और सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि लखनऊ पैक्ट में ही जो है आपका नरम और गरम दल जो है वो आपके एकजुट हो गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1916 ईस्वी में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा एक नृत्य रूप है जो 500 वर्ष से अधिक पुराना है और असम पूर्वोत्तर भारत के वैष्णव मठों से आता है। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका 500 वर्ष से अधिक पुराना है और ये आपका असम पूर्वोत्तर भारत के वैष्णव मठों से जो है ये आपका आता है। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैलिक अम्ल यानी मैलिक एसिड जो है इनमें से किसमें होता है। तो ऑप्शन में आपका एप्पल यानी सेव दिया गया था। तो देखिए सेव में जो आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, तो एप्पल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तेलुगु नव वर्ष को ये जो है किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए तेलुगु नव वर्ष को जो है ये आपका उगादी त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो उगादी त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग का जो है उद्देश्य पूछा गया था और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो उद्देश्य है ना, वो राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों को सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण जो है ये आपका नीति आयोग का जो है वो विकसित जो है वो किया जाएगा। तो ये जो आपका नीति आयोग का जो है वो उद्देश्य होता है। इसके अलावा नीति आयोग के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। इसके अलावा नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, या के डॉक्टर सुमन बेरी हैं। वहीं अगर बात कर ले इसके वर्तमान में सीईओ जो हाल ही में चेंज किया गया नीति आयोग का, वो आपके कौन है। तो ये आपके सुब्रमण्यम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और किसके स्थान पर किया गया था। तो ये आपका योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ढिंग एक्सप्रेस ये जो किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो देखिए ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है ये आपका हिमा दास को जाना जाता है। तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिमा दास ये जो किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले पायली एक्सप्रेस के नाम से ये जो किसे जाना जाता है। तो देखिए पायोली एक्सप्रेस के नाम से ये जो आपका पीटी उषा को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से ये जो आपका शोएब अख्तर को जाना जाता है। इसके अलावा टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जो है वो जाना जाता है। चाइना का दीवार या फिर द वाल के नाम से जो है ये आपका राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा हरिकेन के नाम से जो ये आपका कपिल देव को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो आपका सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से ये जो आपका महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। इसके अलावा चीकू के नाम से जो है ये आपका विराट कोहली को जो है वो आपका जाना जाता है। इसके अलावा निखत जरीन से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है और ये आपका बॉक्सर महिला है। इसके अलावा बात कर ले मीराबाई चानू के बारे में, तो ये आपका वेट लिफ्टर से संबंधित है और ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये जो किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये जो आपका वेस्ट इंडीज देश में आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद कर ले विजेता कौन रहा था। तो देखिए भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जो है ये 5वां खिताब जो वो जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आपके कितने मैच खेले गए थे। तो ये आपके टोटल 48 मैच खेले गए थे। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे थे ना,
ना, ये आपके डेवाल्ड ब्रेविस रहे थे, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। आईसीसी अंडर 19 2022 में डेवाल्ड ब्रेविस ने जो है पूरे टूर्नामेंट में 506 रन, सबसे ज़्यादा जो रन है ना ये डेवाल्ड ब्रेविस ने जो है वो मारा था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना वो आपके श्रीलंका के खिलाड़ी डुनिथ वेलेगले ने जो है टोटल टूर्नामेंट में 17 विकेट जो है वो लिए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि फीफा का जो महिला वर्ल्ड कप 2023, फीफा जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, और फीफा का जो महिला वर्ल्ड कप 2023 होगा ना ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से जो आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बात कर ले जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बात कर ले फीफा विश्व कप 2022 जो हुआ ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये जो आपका कतर देश में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता की बात कर ले तो अर्जेंटीना जो है इसका जो है विजेता रहा था। उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है आपका फ्रांस देश रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2023 का जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है ना ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और ये जो है पहला संस्करण रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का आईसीसी जो आपका महिला T20 अंडर 19 नहीं महिला जो T20 विश्व कप है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये आपका साउथ अफ्रीका रहा है। वहीं अगर 2023 के आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के विजेता टीम की बात कर ले तो पहला संस्करण का जो विजेता है ना ये आपका भारत देश रहा है, और उप विजेता जो है ये कौन रहा है, तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा है। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि IBM 360 ये जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो देखिए IBM 360 की बात कर ले तो ये आपका थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी का जो है वो आपका कंप्यूटर था। तो थर्ड जनरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले थर्ड जनरेशन का जो है ये कब से कब तक काल रहा था, तो ये आपका 1965 से लेकर 1974 तक रहा था। और थर्ड जनरेशन के जो अन्य महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं जैसे कि ICL 1900 IBM 370 वैक्स 750 ये जो आपके थर्ड जनरेशन के जो है ये आपके कंप्यूटर हैं। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर का फर्स्ट पीढ़ी का जो समय काल रहा था ये कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1940 से लेकर 1956 तक रहा था। और पहली पीढ़ी में जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का जो है आपका प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी की बात कर ले तो इसका जो काल रहा था ये आपका 1956 से लेकर 1963 तक रहा था, और इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी की बात कर ले तो इसका जो काल है ये आपका 1964 से लेकर 1971 तक रहा था, और इसमें जो आपका IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी की बात कर ले तो इसका जो काल है ये आपका 1972 से लेकर 1989 तक रहा था, और इसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो है आपका उपयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी की बात कर ले तो देखिए 1989 से लेकर अब तक वर्तमान में जो है ये आपकी पांचवी पीढ़ी चल रही है, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका जो है अध्यक्ष के रूप में किस देश को जो वो आपका फिर से चुना गया है, तो देखिए अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में जो है ये भारत को जो वो चुना गया है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सह अध्यक्ष के रूप में जो ये किसे चुना गया है, तो देखिए सह अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये आपका फ्रांस देश को चुना गया। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष जो ये किसे बनाया गया है, तो ये आपके केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पांचवी सभा का जो ये आपका 17 अक्टूबर 2022 को जो है ये आपका नई दिल्ली में जो वो आपका शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जतिन गोस्वामी ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए जतिन गोस्वामी की बात कर ले तो ये आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जतिन गोस्वामी को जो है सत्रिया नृत्य में अहम योगदान के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 2008 में जो है इन्हें भारत का चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2004 में जो इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो देखिए सत्रिया जो आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसे पेश किया गया था। यानी इसके संस्थापक सत्रिया नृत्य के संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये आपके श्रीमंत शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया को वर्ष 2000 ईस्वी में जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो है यह आपका सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो देखिए कावेरी की मुख्य सहायक नदियाँ की बात कर ले तो अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी, ये सब जो आपके कावेरी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो आपके ऑप्शन में अमरावती दिया गया था, तो अमरावती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु नदी की जो है सहायक नदी पूछी गई थी। तो देखिए सिंधु नदी की बात कर ले तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से जो ये आपका निकलता है और सिंधु का जो नदी है ना ये आपका अरब सागर में गिरता है। और सिंधु नदी के सहायक नदी की बात कर ले तो झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, जास्कर, स्वेक, सिगार, गिलगित, कुर्रम और स्वात, ये सब जो आपके सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है ना ये 1651 में किस नदी के किनारे जो वो शुरू की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला जो अंग्रेजी कारखाना है ना ये 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया था। तो हुगली नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है आपके 5 ग्लेशियर हैं और वो 5 ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका द्रंग द्रुंग ग्लेशियर है, सेकंड आपका सफद ग्लेशियर है, थर्ड आपका कोलाहोई ग्लेशियर है, फोर्थ आपका थजीवास ग्लेशियर है और फिफ्थ आपका माचोई ग्लेशियर है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भूकंप तरंगे ये जो है कौन सी होती है। तो देखिए अगर भूकंप तरंगे की बात कर ले तो ये आपका 3 प्रकार का होता है और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पी, एस तथा एल, ये जो आपके भूकंप तरंग के जो वो आपके प्रकार होते हैं, जिनमें पी तरंग की बात कर ले तो ये आपका ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में जो वो आपका गमन करता है। एस तरंग की बात कर ले तो ये आपका केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही जो है ये आपका गमन कर सकता है। तो आपके ऑप्शन में जो है एल दिया गया था, तो एल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड फाउंड इन, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये किसमें पाया जाता है। तो देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले की बात कर ले तो देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका SiO2 होता है। और देखिए जो आपका सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है ना ये आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों से जो ये आपका बना होता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड में जो आपके ऑक्साइड जो तत्व होता है ना इसे जो है क्वार्ट्ज के रूप में भी जो वो आपका जाना जाता है। और ये जो आपके अधिकांश विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों में जो है ये आपके पाए जाते हैं। यानी जो आपके सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड होते हैं ना ये आपके विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों में जो ये आपके पाए जाते हैं। और सिलिका को जो है ये आपका रेत का प्रमुख घटक माना जाता है। यानी सिलिका जो है ये किसका प्रमुख घटक होता है, तो ये आपका सैंड का जो है प्रमुख घटक होता है। तो सैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दूध का जो पीएच मान पूछा गया था। तो देखिए दूध का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है। तो 6.4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूध जो है प्रकृति रूप से ये जो आपका एसिडिक यानी अम्लीय होता है। इसके अलावा जल के पीएच मान की बात कर ले तो देखिए जल का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 7 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान है ना ये आपका 7.4 होता है। सिरके का जो पीएच मान है ना ये आपका 3 होता है। और नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो आपका 2.4 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखिए आपका अनुच्छेद 61 के तहत जो है
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि पुरंदर की जो संधि है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए पुरंदर की संधि की बात कर ले तो ये आपका मुगल साम्राज्य के सेनापति, राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को जो है पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था। तो 11 जून 1665 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर किनके मध्य हुआ था ये पूछा जाए तो मुगल साम्राज्य के राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छऊ जो नृत्य या फिर महोत्सव है ना, ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत दिया गया था। तो देखिए अगर छऊ नृत्य की बात कर ले तो देखिए छऊ नृत्य के जो आपके 3 उप प्रकार हैं और वो 3 उप प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका झारखंड का सरायकेला छऊ है, सेकंड आपका उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है, थर्ड आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है। तो ये आपके जो है छऊ नृत्य के 3 जो आपके उप प्रकार हैं। और अगर बात कर ले ये जो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके पूर्वी भारत क्षेत्र से संबंधित है। तो पूर्वी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में पायलट जो परियोजना है ना, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया है? तो देखिए हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आपका जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द बेंच जो पुस्तक है ना, ये मेगन मार्कल के द्वारा लिखा गया है। तो मेगन मार्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को जो है ये किस धातु के रूप में जाना जाता है? तो देखिए तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को जो है ये आपका पीतल धातु के रूप में जाना जाता है। तो पीतल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भौतिक विज्ञान का नोबेल जो पुरस्कार है ना, ये 2022 में किस शाखा के लिए जो वो आपका दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया है। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहला आपका जॉन एफ क्लॉजर है, सेकंड आपका एलन एस्पेक्ट है और थर्ड आपका एंटोन जिलिंगर है। और इन्हें जो है किन क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है वो आपका नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी भौतिक विज्ञान में। तो ये आपका क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य के प्रदान के लिए जो है ये आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 2022 का जो वो दिया गया है। तो क्वांटम यांत्रिकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है ना, ये किस राज्य में किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर 2022 को 9वें WAC यानी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का जो उद्घाटन है ना, ये आपका गोवा राज्य में किया गया है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में जो है महाकाल कॉरिडोर यानी महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया गया है। तो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले 2023 में जो आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इसका विषय यानी थीम जो वो क्या रहा था? तो देखिए 2023 की थीम की बात कर ले तो ये आपका डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये जो आपका 2023 का थीम रहा था। अगर हिंदी में बात करें तो डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ये जो आपका 2023 का जो वो आपका थीम रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर जो है भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में ना होकर जो है ये आपका 2022 में पंचकुला हरियाणा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था।
तो पंचकूला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें हरियाणा ने जो है टोटल जो है कितने पदक जीते थे। तो देखिए 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें हरियाणा जो है टोटल 137 पदक जीता था, जिसमें 52 गोल्ड, 39 जो था वो आपका सिल्वर था और 46 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के द्वारा जीता गया था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 125 पदक जीते थे, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तीसरे पायदान की बात कर ले तो तीसरे पायदान पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था, कर्नाटक ने जो टोटल 67 पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसका जो है 5वां संस्करण हुआ था और ये जो आपका मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और 11 स्थान पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो वहाँ पर 8 शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका के बारे में, तो देखिए पहले स्थान पर जो आपका 2023 में रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो टोटल 161 पदक जीते हैं। सेकंड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा है, हरियाणा ने जो टोटल 128 पदक जीते हैं। और थर्ड पायदान पे जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था और ये जो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकंड एडिशन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए दूसरा जो आपका संस्करण है ना, ये आपका 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तीसरे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये आपके बांसुरी वादक हैं। तो बांसुरी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य बांसुरी वादक के बारे में, जैसे कि एन लीला, TR महालिंगम, वी कुंजमणि, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके बांसुरी वादक से हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि हाल ही में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 ने जो है किस देश के साथ MOU यानी किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है आपका हस्ताक्षर किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु स्पेस एक्सपो ने सितंबर 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के 6 अंतरिक्ष उद्योग ज्ञापनों का जो है आदान प्रदान किया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मराठा साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध शासक था, जहां पे ऑप्शन में आपका छत्रपति शिवाजी दिया गया था। तो देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी मराठा साम्राज्य का जो स्थापना है ना, ये छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ना, ये कौन था। तो देखिए मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ना, ये आपका बाजीराव द्वितीय था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली जो है राष्ट्रपति कौन बनी है। सॉरी बनी है नहीं, कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली जो पहली भारत की जो पहली राष्ट्रपति है ना, ये द्रौपदी मुर्मू है। तो द्रौपदी मुर्मू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका द्रौपदी मुर्मू है ना, ये भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में जो है वो आपके कार्यरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आदिवासी समुदाय से ये जो है आपका राष्ट्रपति बनने वाली ये जो है पहली महिला है।
और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ना, ये प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन आदिवासी समुदाय का अगर पूछा जाए कि आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 से 2021 तक जो है ये आपका झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी जो है वो आपका काम कर चुकी है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है ना, यानी जो जन्म हुआ था, ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये आपके भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर की है। तो आपका राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर द्रौपदी मुर्मू दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे ना, ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत का दूसरा नागरिक, ये जो आपका कौन होता है, तो देखिए भारत के जो दूसरे नागरिक होते हैं ना, ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। और तीसरे नागरिक की बात कर ले तो देखिए भारत का जो तीसरा नागरिक होता है ना, ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एफटीपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात कर ले तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे जो है ये आपका प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इससे अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध है ना, ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और देखिए ये जो आपका प्लासी का युद्ध है ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरे और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंगाल के नवाब की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मीर जाफर ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये सिराजुद्दौला को जो है वो हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक किला का जो वो निर्माण करती है, तो उसे जो वो क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो वो आपका टिब्बा कहा जाता है। तो टिब्बा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये जो नोबल है ना यानी उपन्यास जो है ना, ये आपका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस उपन्यास को जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो ये जो उपन्यास है ना, ये आपका 2017 में जो वो प्रकाशित किया गया था। अरुंधति रॉय के पहले उपन्यास की बात कर ले तो देखिए अरुंधति रॉय का जो पहला उपन्यास था ना, ये आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स था। और इसी उपन्यास के लिए जो है 1997 में बुकर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1997 में अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए जो है आपका बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तेलुगु नववर्ष को किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए तेलुगु नववर्ष को जो है ये आपका उगादि के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो उगादि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि उगादि का जो त्यौहार है ना, ये आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन जो है उगादि का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगहों पर जो है नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कश्मीरी हिंदू नव वर्ष को जो है यह आपका नवरे के नाम से जाना जाता है। उड़िया नव वर्ष के पर्व को जो है ये आपका पना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मलयाली नव वर्ष को जो है ये आपका विशु के नाम से जाना जाता है। तमिल नव वर्ष को जो है ये आपका पुथंडू या फिर विरुसा पिरुप्पी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में
पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका जिंदगढ़ा चोटी है, यानी जिंदगढ़ा पीक है। तो जिंदगढ़ा पीक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जिंदगढ़ा चोटी का जो ऊंचाई कितना है, तो ये आपका 1690 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने जब महेंद्रगिरी को मार के आया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये आपका महेंद्रगिरी है, ना कि आपका पहली चोटी, ठीक है। तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए इसका जो हाइट है ना, वो आपका 1501 मीटर है। और ये जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो देखिए ये जो आपका अनाईमुड़ी जो पीक है ना, ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये जो आपका केरल राज्य में स्थित है। और अगर इसके ऊंचाई की बात कर ले तो 2695 मीटर जो है अनाईमुड़ी का जो है वो ऊंचाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा जो है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूचियां जो है वो शामिल है। और 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो पहला आपका संघ सूची है, सेकंड आपका राज्य सूची है, और थर्ड आपका समवर्ती सूची है। संघ सूची की बात कर ले तो देखिए संघ सूची में आपके जो है टोटल 97 विषय जो है पहले थे, यानी 97 सब्जेक्ट जो है पहले थे। वर्तमान की बात कर ले तो संघ सूची में जो है आपके टोटल अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। और देखिए राज्य सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय यानी 61 सब्जेक्ट है। और इससे पहले जो है राज्य सूची में आपके 66 जो है वो आपके विषय हुआ करते थे। इसके अलावा समवर्ती सूची की बात कर ले तो देखिए समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय जो वो आपके शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आपके ऑप्शन में जो है डाक विभाग, भारतीय रेलवे, ये 2 ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मिले हैं। तो देखिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपका राज्य सूची में नहीं आएगा। इसके अलावा 2 ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्यापार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेखांकन, बजट, बिक्री, पूर्वानुमान, वित्तीय विश्लेषण और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो है यह आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो WHO के अनुसार उसे क्या कहेंगे। तो देखिए अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसे जो है अंडरवेट कहा जाता है। तो अंडरवेट आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मिला था जो कि मैं टाइप करना भूल गया हूँ। एक आपका जो था ना वो आपका मैच द फॉलोइंग से था, ठीक है, जिसमें आपके खेल के जो वो आपके शब्द दिए गए थे, जिसमें 2 शब्द जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिला। एक जो शब्द पूछा गया था ना कि ये जो आपका ईगल जो टर्म है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर ईगल के टर्म की बात कर ले तो ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। एक आपका जो पेनल्टी किक से पूछा गया था, तो देखिए अगर पेनल्टी किक पूछा गया था ना, तो देखिए ये जो आपका पेनल्टी किक है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से फुटबॉल का जो वो टर्म है। अगर पेनल्टी कॉर्नर पूछा गया था तो देखिए पेनल्टी जो कॉर्नर है ना, ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैं आपको सभी कुछ बता दिया हूँ। तो था कि विच यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार में आपके जो द्वीप है ना, वो आपके टोटल 572 द्वीप है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार की जो क्षेत्रीय राजधानी है ना, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार को जो है पहले एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जो है ये आपका जाना जाता था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो ये आपका बैरन द्वीप है। और भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आपका लक्षद्वीप है। और ये जो आपका लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 148 ये जो आपका CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जो है नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से जो है ये आपका अनुच्छेद 148 संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के जो है कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के खाते का जो विवरण है ना, ये कौन रखता है। तो देखिए संघ और राज्यों के खातों का जो विवरण है ना, ये आपके CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखते हैं। और ये जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 150 के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 151 में आपका ये कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की जो रिपोर्ट है ना, ये आपका राष्ट्रपति को जो वो सौंपा जाएगा। तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 279 भी जो है ये आपका CAG से संबंधित है, जिसमें शुद्ध आय की जो गणना है ना, ये आपका CAG द्वारा जो है ये आपका प्रमाणित किया जाता है और जिसका जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपका अंतिम माना जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 279 में कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वसुराज ये जो मिसाइल है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में DRDO के द्वारा जो है उड़ीसा के चांदीपुर से जो है वसुराज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो DRDO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय या फिर मंत्रालय ने जो है जलदूत ऐप को जो है वो विकसित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए जो है जलदूत ऐप जो है ना, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से जो है जलदूत ऐप को जो विकसित किया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2014 में भारत रत्न जो है ये किस खिलाड़ी को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले जो है ये प्रथम खिलाड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये जो है सबसे कम उम्र के भी जो है वो आपके व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत रत्न के बारे में तो देखिए ये जो आपका भारत रत्न है ना, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 1954 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए इसके जो पहले प्राप्तकर्ता की बात कर ले तो देखिए 1954 में जो है भारत रत्न जो है वो आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया था और वो 3 व्यक्ति का नाम आपको भी जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल ये जो है C राजगोपालचारी को जो है पहले जो है ये आपके भारत रत्न प्राप्त करता थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी जो है 1954 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी CV रमन को भी जो है ये आपका 1954 में ये जो आपका दिया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि 1954 में जो है भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो इनका नाम भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है ये आपका जोड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है ये आपका बेरिंग जलडमरू मध्य जो वो जोड़ता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य यानी जो आपका बेरिंग जो जल संधि है ना, ये अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से जो है ये अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में तो देखिए ये जो आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ना, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात कर ले तो ये आपका जावा सागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कलिंग ये जो किस राज्य का प्राचीन नाम था।
तो देखिए कलिंग जो था ना ये आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कलिंग के युद्ध की बात कर ले तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ अभन के बीच जो है ये आपका 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक जो है वो आपके विजयी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अशोक के कौन से अभिलेख में जो है कलिंग के युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए अशोक के 13वां जो अभिलेख था ना उसमें जो है कलिंग युद्ध का जो है वो आपका वर्णन किया गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद जो है कितने वर्ष बाद जो ये कलिंग का युद्ध लड़े थे। तो देखिए अशोक अपने राज्य अभिषेक के बाद टोटल 8 वर्षों के बाद जो ये कलिंग का युद्ध लड़े थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 की बात कर ले तो ये आपका 87वां जो वो सत्र था और इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका मध्य प्रदेश ने फाइनल में जो है मुंबई को हराकर जो है ये पहली बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका रणजी ट्रॉफी है ना ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी क्रिकेट के कप से संबंधित है। और इसमें 2021-22 में जो है आपके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे ना ये आपके मुंबई टीम के प्लेयर सरफराज खान जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो रन है वो मारे थे, जो कि 982 रन जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है वो मारे थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना ये मुंबई के प्लेयर शम्स मुलानी ने जो है टोटल टूर्नामेंट में जो है वो 45 विकेट लिया था। इसके अलावा 2022-23 का जो 88वां जो सत्र हुआ है ना रणजी ट्रॉफी का उसका जो विजेता टीम रहा है उसमें फाइनल में सौराष्ट्र ने जो है बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार जो है सौराष्ट्र ने जो है ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पहली बार सौराष्ट्र ने जो है 2019 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना ये किस टीम ने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा जो खिताब है ये मुंबई के पास है, जो कि 41 बार जो है ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जो वो जीत चुका है। इसके अलावा बात कर ले इसका जो पहला संस्करण है यानी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 1934 में जो है रणजी ट्रॉफी का जो वो शुरुआत किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना रणजी ट्रॉफी में ओवरऑल अभी तक जो है ये आपके वसीम जाफर ने मारा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CWG यानी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है ये आपका 22वां संस्करण था, जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में तो देखिए इसका जो मोटो रहा था ना वह का स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये जो आपका मोटो रहा था। और इसमें जो कितने राष्ट्र ने जो है भाग लिया था। तो देखिए इसमें जो आपके 72 राष्ट्र ने जो है वो आपके भाग लिए थे और टोटल 5054 एथलीट जो वो भाग लिए थे। इसके अलावा बात कर ले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में आपके जो कितने इवेंट्स हुए थे। तो देखिए इसमें जो आपके टोटल 280 इवेंट्स करवाए गए थे और कितने खेल हुए थे तो ये आपके 20 खेल जो वो खेले गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 2022 में जो पहले पायदान पे आपका रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 पदक जीते हैं। सेकंड स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा है और थर्ड स्थान पे आपका कनाडा देश रहा है। वहीं अगर भारत के पायदान की बात कर ले तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यानी जो आपका 21वां जो संस्करण हुआ था ना ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और ये बात कर ले पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत में कितनी बार जो है अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो किया गया है। तो देखिए भारत में अब तक जो है एक बार जो है आपका राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। और कब किया गया था तो ये आपका वर्ष 2010 में दिल्ली में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है वो पूछा गया था।
तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो आपका 23 ग्राम पर मोल होता है। तो 23 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सोडियम के सिंबल की बात कर ले तो देखिए सोडियम का जो सिंबल होता है ना वो आपका Na होता है। और इसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या की बात कर ले तो देखिए सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ना वो आपका 11 होता है। और सोडियम जो है किस प्रकार का मेटल है, तो ये आपका अल्कली मेटल है यानी क्षार धातु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी पीपल अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना जो कि आपका 1885 में हुआ था, इसमें जो है कितने लोगों ने जो है वो भाग लिया था। तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है टोटल आपका 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति के साथ जो है वो आपका हुआ था। तो 72 प्रतिनिधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईएनसी के जो संस्थापक यानी महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके संस्थापक थे ना ये आपके A.O. ह्यूम थे। और इसके जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो ये किसने की थी, तो देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे ना ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका जो है कलकत्ता में जो आपका अधिवेशन जो वो किया गया था। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कि जो पहला अधिवेशन है ना ये आपका बम्बई में आयोजित किया गया था, लेकिन जो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना ये कलकत्ता से थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना ये कौन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अब स्थापना की गई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना ये आपका लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1884 से 1888 तक जो है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो लॉर्ड डफरिन ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज़ द फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, यानी भारत की जो है एकमात्र तैरता हुआ झील जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो तैरता हुआ झील है ना ये आपका लोकटक झील है, जो कि आपका मणिपुर के बिशुनपुर जिले में स्थित है। तो लोकटक झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लोकटक झील के बारे में तो देखिए ये जो आपका पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का जो सबसे बड़ी झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ये आपका लोकटक झील है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर पूर्वोत्तर ना देकर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना ये किसने बनवाया था। तो देखिए दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना ये हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो वो आपका बनवाया गया था। तो हमीदा बानो बेगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनकी जो मृत्यु के बाद 14 साल बाद जो है 1569-70 में जो है 1.5 मिलियन रुपए की लागत से जो है हुमायूं का मकबरा जो वो आपका बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए इसके जो वास्तुकार थे ना ये आपके मिराक मिर्जा खियाद थे। तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी होल्स आर देयर इन ए शहनाई, यानी शहनाई में जो है ये आपके कितने छेद होते हैं। तो देखिए शहनाई की बात कर ले तो इसमें जो आपका 6 से 8 छेद होते हैं। तो 6 से 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है शहनाई वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का जो वो श्रेय दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से जो है आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु हैज वन 2022 FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, यानी FIH 2022 का मेंस यानी पुरुष में जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए 2022 की बात कर ले तो ये आपके PR श्रीजेश को जो है मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला की बात कर ले तो महिला में जो ये आपका सविता पूनिया को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 यानी 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना ये किसे मिला है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 67वें जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में जो कि आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसमें जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना, ये रणवीर सिंह को दिया गया है। तो रणवीर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये आपका कृति सैनन को जो वो आपका दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो देखिए बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये आपका शेरशाह मूवी को दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये जो है किसे दिया गया है, तो देखिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना, ये आपके शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन को जो वो आपका दिया गया है। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ए पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब इज नॉन एज विच अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की खोज जिसमें एक व्यक्ति को जो है उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उस प्रकार के बेरोजगारी को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक व्यक्ति को जो है उसकी नौकरी से जो वो निकाल दिया जाता है, ऐसी बेरोजगारी को जो है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन